देखिए आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइबोसोम है। देखिए राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने। और ये गोलाकार आकृति का होता है और हमारे सेल में, हमारे शरीर के सेल में ये सबसे छोटा ऑर्गन होता है, सबसे छोटा सेल ऑर्गन होता है। इससे छोटा कोई सेल्यूलर ऑर्गन नहीं होता। तो अगर कोई कभी पूछे कि हमारे शरीर के सेल्स में सबसे छोटा सेल्यूलर ऑर्गन्स जो होता है वो कौन सा होता है, तो बताएंगे क्या? राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है ये हमारे कोशिका के अंदर के जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी सेल्स ऑर्गन्स हैं, वो सब के सब में ये छोटा होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने। और ये जो बना होता है किसका बना होता है? प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, इसलिए इसका एक और नाम हो जाएगा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्यों इसे कहेंगे? क्योंकि ये प्रोटीन और आरएनए का बना है और आरएनए का फुल नेम जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस राइबोन्यूक्लिक एसिड के बेस पर ये राइबोन्यूक्लियो बना है, उसके बाद प्रोटीन जोड़ दिया है। तो इसका एक दूसरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। किसका? राइबोसोम का। क्यों इसका ये नाम है? क्योंकि ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के बना होता है। और ये जो राइबोसोम होता है हमारी कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये 5000 से ज़्यादा, 5000 प्रकार से ज़्यादा की प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है, इसीलिए इसको कोशिका की प्रोटीन का फैक्ट्री या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और ये राइबोसोम जो होता है ये 2 इकाइयों का बना होता है। ये वैसे तो इनके साइज़ के बेस पर 2 भागों में बांटा गया है। इनके साइज़ के बेस पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक पहला नंबर होता है 70S, दूसरा नंबर होता है 80S। ये 70S प्रकार के जो राइबोसोम्स होते हैं ये सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। 70S प्रकार के जो राइबोसोम्स होंगे ये किस में पाए जाएंगे? सूक्ष्म जीवों में पाए जाएंगे। और 80S प्रकार के जो राइबोसोम्स होते हैं, वैसे तो ये भी बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, लेकिन ये छोटे जीवों में ये मुख्यतः दोनों किस में पाए जाएंगे? बहुकोशिकीय और जटिल जीवों में दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है ये दोनों एक तरीके से टोपी की तरह फिक्स होते हैं। टोपी की तरह ये फिक्स होते हैं। ये जो इकाई होती है 23 की होती है, 23S की होती है, और ये जो होता है 50S का होता है। तो ये 30S का होता है और ये 50S का होता है। दोनों मैग्नीशियम आयन के माध्यम से जुड़े होते हैं। दोनों मैग्नीशियम आयन के माध्यम से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और ये 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है ये साइज में कुछ बड़ा होता है। साइज में ये कुछ बड़ा होता है और इसकी छोटी इकाई जो होती है वो 40S की होती है और बड़ी इकाई जो होती है वो 60S की होती है। ये भी मैग्नीशियम आयन के माध्यम से दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो साइज के बेस पर राइबोसोम कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, एक 70S, दूसरा 80S। इनमें 2 इकाइयों से मिलकर के एक राइबोसोम बनता है। यहाँ पे देखिए 30S छोटा, ये छोटी इकाई है, ये छोटा होता है 70S और ये बड़ा होता है। तो छोटे वाले राइबोसोम का ये जो प्रकार है इसमें 2 इकाई होती हैं, एक 30S और एक 50S। दोनों ये जो यहाँ पे जुड़ी होती हैं ये किसके माध्यम से? मैग्नीशियम आयन के माध्यम से। ये 40S की छोटी इकाई, 60S की बड़ी इकाई, ये भी किसके माध्यम से जुड़ी होती है? मैग्नीशियम आयन के माध्यम से जुड़ी होती है। और ये 70S राइबोसोम जो होता है वैसे तो मुख्यतः ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और ये जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स में, ये भी यूकैरियोटिक, दोनों यूकैरियोटिक सेल्स में ये लगभग दोनों पाए जाते हैं। तो अब इनका देखिए काम क्या होता है। इनका तो वैसे सबसे मुख्य जो कार्य होता है क्या होता है? वो
प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाएगा? राइबोसोम को। इसके बाद अगला नंबर आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वैसे तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, वो पाया जाएगा कहाँ पे? पादप कोशिका में। इसके पहले हम लोग प्लास्टिड पढ़े हैं, लवक पढ़े हैं, वो भी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में पाया जाता है। उसी तरीके से ये सेल वॉल है, या जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होती है, जैसे जो सेल होते हैं डबल लेयर के, अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? अंदर वाली लेयर जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, कोशिका झिल्ली कहलाएगी, और ये बाहर वाली जो लेयर होती है ये सेल वॉल कहलाएगी, जो मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, जो क्या करती है? कोशिकाओं को बाहरी वातावरण से अलग रखती है, कोशिकाओं को या आंतरिक अंगों को बाहर के वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए ये क्या कहा जाता है? एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, और ये कठोर होता है। ठीक है, तो देखिए इसका काम क्या होता है? प्रतिकूल वातावरण से रक्षा करना। जब मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो जाए या फिर कोई बदलाव तेज़ी के साथ में हो, तो उससे ये क्या करता है? सेल्युलर ऑर्गन्स की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। निश्चित आकार प्रदान करना, तो इसका काम क्या होता है? कोशिकाओं की एक निश्चित आकृति प्रदान करना। और अगला नंबर आता है, ये बाह्य कंकाल का काम करते हैं। बाह्य कंकाल का मतलब जैसे हमारे शरीर में जो हड्डियों का एक जाल बिछा हुआ, वो हमारे शरीर को एक निश्चित आकार आकृति प्रदान करता है। उसी तरीके से ये भी क्या करता है? बाह्य कंकाल जो होता है इनको मजबूती प्रदान करता है। और उसके बाद है, ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से क्या करता है? अलग करता है। ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से क्या करेगा? अलग करेगा। सेल वॉल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का बाहरी लेयर जो होता है वो सेल वॉल जो सेल्यूलोज का बना होता है, कठोर होता है। इसका काम होता है कोशिका को बाहरी वातावरण से बचाए रखना, कोशिका के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं बाहरी आघातों से बचाना, एक निश्चित आकृति प्रदान करना, और ये कंकाल का काम करता है। उसके बाद आता है रिक्तिका या रसधानी। तो ये भी वैक्यूल जो होता है ये भी हमारे शरीर में नहीं होगा, या बहुत छोटी होती है, अगर होती भी है तो बहुत छोटी, लेकिन ये पादपों में, पौधों में बहुत बड़ी संख्या में ये इतनी बड़ी होती हैं कि प्लांट सेल का लगभग 80% एरिया यही कवर किए होता है। प्लांट की जो सेल्स होती हैं वो अपेक्षाकृत लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, और उस कोशिका में ये जो वैक्यूल होता है वो 80% भाग को कवर करता है। ये इसका काम क्या होता है? और रसधानी देखिए इस तरीके से ये होती है प्लांट सेल में। ये तो न्यूक्लियस होता है, ये रसधानी जो होती है बहुत बड़ी होती है। इसके बाहरी लेयर को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, बाहरी लेयर को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अब देखिए इसमें इसका काम होता है कोशिका का भंडार गृह या कोशिका का भंडारण। कोशिका के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं या जो भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो वर्ज्य पदार्थ होगा, वेस्टिजियल सब्सटेंस होंगे, इसमें स्टोर होते हैं, और इसमें एक लिक्विड भरा होता है जो इस कोशिका को स्फीति प्रदान करता है। अगला नंबर आता है रिक्तिका रस कोशिका की स्फीति बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये कोशिका ये क्या करता है? स्फीति बनाए रखता है और एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तो अब उसके बाद देखिए इसमें वैसे मुख्यतः कुछ भी नहीं है, फिर भी इसमें न्यूक्लिक अम्ल देख लेना है। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये ऐसे एसिड होते हैं, ऐसे अम्ल होते हैं जो क्या करते हैं? लक्षणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं, जो लक्षणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे। और इन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है कौन? डीएनए, क्योंकि इसके पहले बताया गया सेल में ये जो सेल होती है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और
क्रोमैटिन धागे होते हैं, इसी में न्यूक्लियोलस होता है। इसी में क्या होता है? न्यूक्लियोलस, या जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियोलस, या जिसे हम क्या कहेंगे? केंद्रिका कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो केंद्रक होगा, सपोज दैट मान लीजिए ये केंद्रक है, जो कोशिका का मध्य भाग होता है। केंद्रक को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा जो होगा वो क्रोमैटिन यार्न होगा, और चौथा जो होगा वो न्यूक्लियोलस होगा। इस केंद्रक को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। और इसी में ये धसी हुई संरचना पाई जाएगी जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस। और इसमें जो उलझे हुए धागे जैसी संरचना होती है, उलझे हुए धागे जैसी संरचना होती है, ये क्रोमैटिन यार्न कहलाता है। क्रोमैटिन मटेरियल। तो देखिए इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है। ये जो न्यूक्लियोलस होता है, ये जो न्यूक्लियोलस होता है, ये मुख्यतः करता क्या है? राइबोसोम का निर्माण करता है। तो एक तरीके से राइबोसोम, अभी हमने बताया राइबोसोम क्या होता है, वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और उसका जो हेड होता है कौन है? न्यूक्लियोलस। क्योंकि राइबोसोम बनाता कौन है? न्यूक्लियोलस बना रहा है। इसलिए राइबोसोम जो होता है भले ही अत्यंत छोटा, कोशिका का सबसे छोटा ऑर्गन माना जाता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कहीं भी जाता है। भाई जैसे अभी कोई बड़े आदमी का सपोर्ट आपको मिल जाए तो क्या करते हैं कि ये हमारी पहचान वहाँ तक है, हमारी पकड़ वहाँ तक है, बड़े लोगों से अपनी कंपेयर करते। तो यहाँ पे वही वो राइबोसोम भी करता है कि भाई हम किसी से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारी पहुँच जो होती है वो बहुत बड़े आदमी से है, इसलिए वो डरता नहीं, भले ही छोटा है। और प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। और ये न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो क्या करती है? जीवद्रव्य को इस केंद्रक द्रव्य से अलग करती है। जीवद्रव्य को केंद्रक द्रव्य से क्या करती है? अलग, या कोषाद्रव्य को जीवद्रव्य से, कोषाद्रव्य को यहाँ पे केंद्रक द्रव्य से अलग करती है। और ये क्या करती है? इसका जो लेयर होता है ये चयनात्मक झिल्ली होती है। चयनात्मक मतलब सेलेक्टिव पैरामिएबल होती है। अब सेलेक्टिव इसलिए कहा गया क्योंकि ये पदार्थों का सिलेक्शन करती है कि किसको आना है और किसको नहीं आना है, किसको बाहर से अंदर आना है, किसको अंदर से बाहर जाना है, ये उसका सिलेक्शन करती है। इसलिए इसे सेलेक्टिव पैरामिएबल लेयर कहा जाता है। और ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये विभाजन के समय, जब कोशिका विभाजित होती है तो विभाजन के समय ये टूट करके छोटे और मोटे हो जाते हैं। ये टूट करके छोटे और मोटे हो जाते हैं। इसी छोटे और मोटे भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए जो होता है इस पे एक बहुत बड़ी संरचना होती है, और इसका एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा भाग जो लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। इससे पहले बताया गया है कि केंद्रक के अंदर कितने जीन होते हैं? 25,000 जीन होते हैं जो हमारे शारीरिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। या फिर हमारा जो मदर सेल होता है, ठीक, हमारी जो मदर सेल होती है उसके लक्षण को डॉटर सेल में ले जाने का काम करती है, डॉटर सेल में ले जाती है। तो वो जो जेनेटिक कोड होता है वो कितनी संख्या होती है उसकी? 25,000, 25,000। और इसके पहले एक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, किसी और एक आध ऐसे सेल्युलर ऑर्गन्स का नाम बताइए जिनका अपना डीएनए होता है। किसी एक आध और सेल्युलर का नाम बताइए जिनका अपना डीएनए होता है।
ये हम जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, पादप कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर पादप कोशिका में देखें तो उसमें प्लास्टिड के पास अपना डीएनए होता है। किसके पास होगा? प्लास्टिड के पास, क्योंकि प्लास्टिड जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पाया किस में जाएगा? पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका की अगर बात करें तो वहाँ पे केंद्रक के अलावा अगर किसी के पास डीएनए है तो वो किसके पास है? प्लास्टिड के पास। और जंतु कोशिका में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जंतु कोशिका में अगर किसी के पास डीएनए है तो वो केंद्रक के पास, केंद्रक के अलावा अगर किसी के पास डीएनए है तो वो किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। इससे पहले बताया गया था माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कौन सा ऑर्गन होता है? सेमी ऑटोनॉमस सेल्यूलर ऑर्गन होता है, बताया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेमी ऑटोनॉमस सेल्यूलर ऑर्गन होता है। क्यों इसे कहा गया? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 37 जीन होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने जीन होते हैं? 37 जीन होते हैं। तो इस डीएनए की प्रेजेंटी के कारण और जीन की प्रेजेंटी के कारण इसे क्या कहा गया? अर्धस्वायत्त कोशिकांग। अर्धस्वायत्त का मतलब ये आधा काम स्वतः ही कर लेता है, ये आधा काम स्वतः ही कर लेगा क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, तो इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस सेलुलर ऑर्गन कहा गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर डीएनए किसी के पास है तो न्यूक्लियस के पास है, केंद्रक के पास है। इसीलिए केंद्रक करता क्या है? जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो तो सारी किस में कंप्लीट होती हैं? कोशिका में कंप्लीट होती हैं। और उस कोशिका का जो मैनेजर, उस कोशिका का जो कंट्रोलर होता है वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। क्यों न्यूक्लियस होता है? क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण सारी क्रियाओं पर इसका नियंत्रण होता है, जिसके कारण सारी क्रियाओं पर इसका नियंत्रण होता है। इसलिए ये कंट्रोलर ऑफ द सेल माना जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कह लें, लार्जेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स, सबसे बड़ी कोशिका अगर इस संसार में है तो वो किसका है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो एक सेल होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका इस संसार में होती है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सेल जो होती है, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी होगी? माइंड सेल, या इसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। माइंड सेल या न्यूरॉन्स जो होता है वो सबसे लंबी या सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर की होती है। इसके अलावा फर्स्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पहली कोशिका जो होती है वो किसी भी जीव की, तो वो क्या होगी? जाइगोट।